इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सुपर 8 का पहला बड़ा मैच और दोनों ही टीम हेवी बैटिंग साइड है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा था। मैच होता है सेंट लुसिया पे, जहां पे वेस्ट इंडीज लास्ट मैच पे अफगानिस्तान के स्पिन के खिलाफ 218 रन बनाया था। मतलब इस पिच पे बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा मदद है। रात का मैच था, ड्यू फैक्टर को कंसिडर करते हुए टॉस जीत के आपको फील्डिंग करना चाहिए और जॉस बटलर बिल्कुल वही करता है। अब इंग्लैंड का प्लेइंग 11 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गया था, उस मैच के रिव्यू वीडियो में मैंने कहा था कि सैम करन को प्लेइंग 11 में होना जरूरी है, और सैम करन प्लेइंग 11 में होता है। लेकिन टू माय सरप्राइज सैम करन और रीश टॉपली दोनों प्लेइंग 11 में होते हैं। लेकिन कुछ भी गलत डिसीजन नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों के स्लोअर वंस जो एंगल करके बाहर जाता है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, ऐसे पिचेस पे इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, विल जैक्स लास्ट मैच पे भी नहीं था, विल जैक्स इस मैच पे भी नहीं है। अगर आप विल जैक्स का स्टेट्स देखो लास्ट एक साल टी20 में, हर एक मतलब टी20 के जितने भी लीग है सब मिलेंगे, शायद विल जैक्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का इस वक्त टी20 में। लेकिन इंग्लैंड हमेशा बेयरस्टो को बैक करता है, चाहे फॉर्मेट जो भी हो, टेस्ट, ओडीआई, टी20। बेयरस्टो में उनको इतना भरोसा है कि मैंने कभी नहीं देखा कि इंग्लैंड कोई और प्लेयर को इतना ज्यादा बैक करता है जितना बेयरस्टो को करता है। और बेयरस्टो प्लेयर भी ऐसा है कि अगर वो जिस दिन टिक गया उस दिन मैच को एक तरफा कर देता है। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। अब वेस्ट इंडीज क्या करता है, वेस्ट इंडीज अपने बैटिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है और बॉलिंग को और भी वीक कर लेता है। चेज आ गया था शाई होप की जगह और रोमारियो शेपर्ड आ गया था ओबेद मैकवे की जगह। अब इनके तीन ही रेगुलर बॉलर्स थे इनकी प्लेइंग 11 में, सिर्फ तीन रेगुलर बॉलर्स के साथ गए वेस्ट इंडीज। एक तो अकील हुसैन, दूसरा गुड़ाकेश मोती, और तीसरा है अपना अल्जरी जोसेफ। मतलब एक ही रेगुलर पेसर है इनके पास, सिर्फ एक। बाकी दो बॉलर्स कौन है, एक है रसेल, दूसरा है रोमरियो शेपर्ड। और हमने आईपीएल के टाइम में डिस्कस किया था कि रोमरियो शेपर्ड बॉलर है ही नहीं। हमने आईपीएल के टाइम में डिस्कस ये बात किया था कि रोमरियो शेपर्ड आपका बॉलर नहीं हो सकता है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ कि वेस्ट इंडीज के लिए डेथ पे बॉलिंग कौन करेगा? डेथ पे बॉलिंग कौन करेगा? एक बॉलर है जो डेथ पे बॉल डाल सकता है, हाँ रसल डाल सकते हैं 2 ओवर, लेकिन रसल का भी कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि हमेशा डेथ पे अच्छा बॉलिंग करता है। एक बॉलर नहीं है। जिस दिन पिच पे स्पिन नहीं होगा उस दिन अकील हुसैन और मोती भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उनके पास बॉलर ही बचा नहीं है। एक ही बॉलर है अल्जरी जोसेफ, जो भी इतना खास लेवल का बॉलर नहीं है। बहुत ही वीक बॉलिंग साइड है वेस्ट इंडीज का। हाँ, स्लो पिचेस पे अच्छा कर सकते हैं टीम, स्लो पिचेस पे कुछ भी टारगेट को, क्योंकि बैटिंग इनका इतना अच्छा है कि स्लो पिचेस पे अच्छा कर सकता है। लेकिन जहां पे फ्लैट पिच है उधर इस बॉलिंग लाइनअप के साथ ये लोग अच्छा नहीं कर सकते। फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हमेशा पार स्कोर से 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाओ। जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप खेल रहे हो, फिर बैटिंग पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाओ पार स्कोर से, तब जाके आप डिफेंड कर पाओगे, वो भी डाउटफुल है। तो मेरे हिसाब से तो वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप टूर्नामेंट जीत नहीं पाओगे अगर आप बैटिंग पिच पे खेलोगे तो। आप ओपनिंग करने आते हैं ब्रेंडन किंग और चार्ल्स, और ब्रेंडन किंग को अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन शायद थर्ड या फोर्थ ओवर में ब्रेंडन किंग थोड़ा सा पैर में चोट लग जाता है ब्रेंडन किंग को, और वो रिटायर्ड आउट हो जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आता है पुरन। पावर प्ले के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर था 54 फॉर 0। पावर प्ले तक सब ठीक था, लेकिन अगले 4 ओवर में सिर्फ 28 रन आता है। 24 बॉल्स पे 28 रन। 10 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर होता है 82 फॉर 0। रन रेट बहुत ही कम हो गया था इस पिच के अकॉर्डिंग। फिर मोइन अली आके चार्ल्स को आउट कर देता है। उसके बाद बैटिंग करना था रोमन पावेल द कैप्टन, और रोमन पावेल का इंटेंट सही था कि जब तक पिच पे रहूंगा बैट घुमाऊंगा। 15th ओवर लेके आता है लिविंगस्टन। पहले 5 बॉल पे 20 रन खाता है लिविंगस्टन। ओवर के लास्ट बॉल थोड़ा पावेल के बैटिंग आर्क से दूर रखे, लेग स्पिन डाला है, पावेल घुमाता है आउटसाइड एड और कैच आउट। रोमान पावेल ने इस इनिंग्स को थोड़ा सा, इस इनिंग्स के रन रेट को थोड़ा बढ़ा के गया है, बाकी किसी से भी बैटिंग हो ही नहीं रहा था। अब जो 16th और 17th ओवर है ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। 16th ओवर में जोफ्रा आर्चर आके सिर्फ 4 रन देता है और निकोलस पुरन को विकेट लेके जाता है। निकोलस पुरन 112 के स्ट्राइक रेट पे 30 बॉल्स खेल के गया है, सिर्फ 112 के स्ट्राइक रेट पे इस पिच पे। अब अगला ओवर डालते हैं रशीद। जॉस बटलर का तारीफ करना पड़ेगा कि बटलर एक ओवर रशीद का बचा के रखा था रसेल के लिए, क्योंकि
आदिल रशीद का रिकॉर्ड रसल के खिलाफ बहुत ही अच्छा टी20 में, शायद 40 बॉल्स पे 41 रन दिया है सिर्फ रसल को टी20 में। तो बटलर एक ओवर रशीद का बचा के रखते हैं, रशीद आता है 17th ओवर डालने, सिर्फ 2 रन देता है और रसल को विकेट लेके जाता है। यानी लास्ट 2 ओवर में पूरा गेम चेंज हो गया। एक आर्चर का 16th ओवर और रशीद का 17th ओवर। 18th ओवर डाला था मार्क वुड, और मार्क वुड की इस प्रॉब्लम को लेके मैंने बहुत बार बात की है, बहुत बार बात की है कि मार्क वुड को ईगो का इशू है। अगर मार्क वुड ने आपको एक शॉर्ट डिलीवरी डाल दिया पेस के साथ और बैट्समैन ने चौका या छक्का मार दिया, फिर मार्क वुड का ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो एक के बाद एक शॉर्ट बॉल डालता रहता है। ये प्रॉब्लम मार्क वुड के करियर पे हमेशा रहा है, थ्रू आउट द करियर। आप नोटिस करो, अगर एक बॉल ओवर पे उसने बाउंसर शॉट डाला है और आपने मार दिया एज ए बैट्समैन, तो फिर वो एक के बाद एक डालेगा, एक के बाद एक डालेगा। 18th ओवर में मार्क वुड 19 रन देके जाता है, उसमें शायद 3 या 4 बॉल शॉर्ट डिलीवरी था। अब 19th ओवर में सैम करन बेहतरीन ओवर डालता है और सिर्फ 6 रन देके जाता है, सिर्फ 6 रन देके जाता है। लास्ट ओवर में जोफ्रा आर्चर 12 रन देके जाता है। 20 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर होता है 180। आप मुझे बताओ, इस बैटिंग लाइनअप का क्या फायदा अगर आप बैटिंग पिच पे 180 बनाओगे इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने। अगर आपको पता है कि आपका बॉलिंग इतना वीक है, फिर आपको गन बैटिंग करना चाहिए पूरे 20 ओवर तक, पूरे 20 ओवर तक गन बैटिंग करना चाहिए। विकेट बचा के क्या फायदा जब आप पार स्कोर से कम रन बनाओगे। जब बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है, आप फुल पोटेंशियल के साथ बैटिंग करो ना इस पिच पे। पिच पे ना स्पिन है ना कुछ है, कुछ भी नहीं था। वेस्ट इंडीज डेफिनेटली 20-25 रन शॉर्ट था पार स्कोर से। उनको मिनिमम 210 बनाना था अगर इनको डिफेंड करना था इस बॉलिंग लाइनअप के साथ। पार स्कोर शायद इधर 195-200 होता, लेकिन इनसे बनाए सिर्फ 180। सैम करन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर का जो लास्ट ओवर था ना, बेहतरीन गए, बेहतरीन गए। आप चेस करने आते हैं जॉर्ज बटलर और फिल सॉल्ट, और हमने इंग्लैंड के स्क्वाड रिव्यू पे कहा था कि इंग्लैंड के पास ऐसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं कि कोई एक भी टिक गया ना मैच को एक तरफा कर देगा। 3rd ओवर में अकील हसन की बॉल पे फिल सॉल्ट का एक कैच निकोलस पुरन छोड़ देता है। कल निकोलस पुरन स्टंप के पीछे इतना बकचोदी कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्यों। मुझे कमरान अकमल का याद आ गया जो पीछे से लाला 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 करता था। एक टाइम पे फिल सॉल्ट तंग आ गया निकोलस पुरन से कि वो रुक गया, वो बैटिंग नहीं कर रहा था। उसके बाद फिल सॉल्ट सिर्फ बाउंड्री पे डील करता है। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर होता है 58-0। जो स्टार्ट चाहिए था इंग्लैंड को वो मिल गया था। एक ओवर में रोस्टन चेज आके जॉस बटलर को एलबीडब्ल्यू कर देता है। जॉस बटलर बहुत आगे आ जाता है, रोस्टन चेज यॉर्कर देखता है लेकिन फुल टॉस गिरता है पैड पे और बटलर एलबीडब्ल्यू। उसके बाद इंग्लैंड एक अच्छा डिसीजन लेता है कि मोइन अली को ऊपर भेजता है। एक तो रीजन ये है कि बेयरस्टो स्पिन को तो अच्छा खेलता नहीं है, दूसरा ये कि वेस्ट इंडीज के मिडल ओवर पे 2 लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है, इसलिए मोइन अली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजा है। डिसीजन अच्छा था, लेकिन मोइन अली का भी एक इजी कैच पूरन छोड़ देता है। अगले ओवर में रसेल आके मोइन अली को आउट कर देता है। 11th ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 91-2। आप इधर गौर करना, फील्ड सॉल्ट का स्कोर होता है तब 31 बॉल पे 44, 31 बॉल पे 44। पावर प्ले के अंदर फील्ड सॉल्ट का स्कोर था 20 बॉल पे 35। यानी पावर प्ले के बाद 11 बॉल पे फील्ड सॉल्ट ने सिर्फ 9 रन बनाए, और वो जो फेस था ना उस फेस में इंग्लैंड को बाउंड्री नहीं मिल रहा था। तब जॉनी बेयरस्टो आके पूरा प्रेशर हटा देता है। बहुत ही बेहतरीन नॉक खेला है बेयरस्टो ने। 12th ओवर में 11 रन, 13th ओवर पे 9 रन, 14th ओवर पे 14 रन, 15th ओवर पे 16 रन। जब बेयरस्टो पिच पे आया था तब फिल सॉल्ट का स्कोर था 42। मतलब जब बेयरस्टो का स्कोर था 0, फिल सॉल्ट का स्कोर था 42। 5 ओवर के बाद फिल सॉल्ट का स्कोर है 49, जॉनी बेयरस्टो का स्कोर है 46। बहुत ही अंडररेटेड इनिंग्स खेल के गया है बेयरस्टो, और मैं अंडररेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगले ओवर में फिल सॉल्ट ऐसा एक ओवर खेलता है कि बेयरस्टो का इनिंग्स पूरा ओवरशॉट हो जाता है। 16th ओवर डाला था रोबरियो शेपर्ड, उस ओवर पे 30 रन मारता है फिल सॉल्ट, 3 चौका और 3 छक्का। 17.3 ओवर्स में इंग्लैंड 181 चेस कर दिया है, सिर्फ 2 विकेट खोके, सिर्फ 2 विकेट खोके। ये जो मैच था ना ये एक्चुअली इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस वेस्ट इंडीज बैटिंग का था कि जो अच्छा बैटिंग करेगा वो जीतेगा। एंड इंग्लैंड बेस्ट, इंग्लैंड टर्न्ड आउट द बेस्ट टीम। मतलब अगर आप इंग्लैंड को
फ्लैट पिच दोगे, बैटिंग पिच दोगे, शायद उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, इतना डिस्ट्रक्टिव बैटिंग इनका। अगर इंग्लैंड को हराना है तो उनको स्लो पिच पे खिलाना पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते रहेंगे, फिर तो जोफ्रा आर्चर आके भी लास्ट में छक्का मारेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर मार्क को थोड़ा अपने ईगो को साइड पे रख के अच्छा बॉल डाले ना गुड लेग पे, इस पेस के साथ ही, तो इंग्लैंड बहुत ही अच्छा करेगा इस टूर्नामेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।